अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शेर सुनाया था, मैं फिर से उसे दोहराना चाहता हूं क्योंकि मशहूर शायर वसीम बरेलवी का यह शेर था कि उसी को जीने का हक है इस जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। वसीम बरेलवी ने यह शेर किसी और संदर्भ में लिखा होगा, यह हम मानते हैं, उनका संदर्भ किसी और के लिए होगा, लेकिन यह शेर मौजूदा परिस्थिति में महाराष्ट्र की सियासत के संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठता है। बीते कुछ दिनों से एनसीपी में जो कुछ भी हो रहा है उसने जनता और सियासी दिग्गजों को बड़ा कंफ्यूज कर दिया है। प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेता जो कभी शरद पवार की परछाई माने जाते थे, जो शरद पवार को अपना गुरु और मार्गदर्शक बताते नहीं थकते थे, उन्होंने कुछ इस अंदाज में पाला बदला कि शरद पवार की पावर ही चली गई। बगावत के बाद एनसीपी के दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के साथ साथ सियासी दांवपेच भी आजमा रहे हैं और डीएनए में हम महाराष्ट्र की सियासत में आजमाए जा रहे इन्हीं दांवपेच का विश्लेषण करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि सियासी विरासत के इस दंगल में कौन किस पर भारी है, शरद पवार या फिर उनके भतीजे अजीत पवार। कल जहां शरद पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार को पार्टी से निकालने का आदेश जारी किया था, तो वहीं आज अजीत पवार ने शरद पवार को ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान कर दिया। अजीत पवार ने शरद पवार की जगह खुद को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया और सूत्रों के अनुसार 30 जून को मुंबई में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक हुई थी और यह बैठक पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की ओर से बुलाई गई थी। इस बैठक में शरद पवार की जगह अजीत पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि शरद पवार ने 10 जून को ही प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था और इन रिपोर्ट्स की अगर सच्चाई को माने तो कार्यभार मिलने के सिर्फ 20 दिन के अंदर ही प्रफुल्ल पटेल ने अपने गॉडफादर यानी शरद पवार को ही छोड़ दिया। अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के सिर्फ विधायक या सांसद ही नहीं तोड़े हैं बल्कि वो पार्टी पर कब्जे का भी प्रयास कर रहे हैं और आज उनकी बैठक की तस्वीरें जो नजर आई है उन तस्वीरों में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है क्योंकि अजीत पवार के मंच के ठीक ऊपर जो पोस्टर लगा था उसमें ना सिर्फ शरद पवार बल्कि पार्टी का चुनाव चिन्ह निशान घड़ी भी मौजूद थी। अजीत पवार कैंप पहले दिन से ही यही कह रहा था कि उन्होंने कोई बगावत नहीं की है बल्कि बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने का यह फैसला पार्टी की सहमति से लिया गया है। यही नहीं, अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर भी अपना दावा ठोक दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस में 2 जुलाई को ही बगावत के बाद आज पार्टी के दोनों गुटों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक को अगर दूसरे तरह से देखें, हालांकि इसका मकसद यही था कि इस बैठक में ज्यादा से ज्यादा अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया जा सके, इसी की कोशिश थी, इसलिए यह बैठक कम शक्ति प्रदर्शन ज्यादा कहा जा रहा है। अजीत पवार गुट की बैठक बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी में हुई जहां एनसीपी के 31 विधायक और 4 एमएलए के पहुंचने की जानकारी सामने आई और अजीत खेमे की बैठक के 2 घंटे बाद वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार की अगुवाई में एनसीपी के दूसरे गुट की बैठक हुई। अब बताया गया कि इस बैठक में एनसीपी के 14 विधायक और कुछ सांसदों ने हिस्सा लिया, यानी संख्या बल के लिहाज से तो अजीत पवार अपने चाचा और राजनीतिक गुरु शरद पवार पर भारी पड़ते नजर आए और शायद इसलिए अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेता जो कल तक शरद पवार का आशीर्वाद और उनका समर्थन मांग रहे थे, आज वही उनकी नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाते नजर आए। भतीजे अजीत पवार ने तो शरद पवार की उम्र और उनकी सियासी सक्रियता पर भी सवाल उठा दिया। अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी 58 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, केंद्र के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की सीमा 60 वर्ष है, जबकि शरद पवार 84 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन वो राजनीति कब छोड़ेंगे? आप खुद सुन लीजिए भतीजे ने चाचा के लिए क्या कहा। आजही माझं ते दैवत आहे, आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे, पण कार्यकर्त्यांनो, महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। आयएस आयपीएस असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं।
अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते. तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं. परंतु मित्रांनो, काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को उम्र की याद दिलाई और कहा कि ये उम्र आपके रिटायरमेंट का है, मार्गदर्शक के मंडल में बैठ जाइए. अब शरद पवार की उम्र को लेकर दिए गए इस बयान पर सुप्रिया सूले ने भी जवाब दिया. सुप्रिया सूले ने इसे शरद पवार का अपमान बता दिया और एनसीपी के शरद पवार गुट के समर्थकों को संबोधित करते हुए सुप्रिया सूले ने कहा कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है और अजीत पवार को मेरे पिता पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि अगर एनसीपी का कोई एक चेहरा है तो वो है शरद पवार. अब बेटी ने क्या कुछ कहा, हम आपको वो सुनवाते हैं. की काही लोकांचं म्हणणं आहे की काही लोकांचं वय झालंय, त्याच्यामुळे त्यांनी फक्त आशीर्वाद द्यावे. का बरं आशीर्वाद द्यावे? रतन टाटा साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत. आजही टाटा ग्रुप पोटतिडकीनी लढतात आणि सगळ्यात मोठा कुठला ग्रुप आहे आज देशात? टाटा ग्रुप आहे. रतन टाटांचं वय काय? 86. आज कुठली जाहिरात लागताना सगळ्यात पॉप्युलर नाम कोण आहे? अमिताभ बच्चन. वय किती? 82. त्याच्यानंतर इंग्रजीवाल्यांना माहिती आहे वॉरेन बफेट. अरे सबसे देखो तो फारूक अब्दुल्ला साहेबांपेक्षा 3 वर्षांनी मोठे आहेत. मला विचारलं अरे क्या हो रहा है एनसीपी में? मतलब अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है. अरे लड़ ले, मैं तो शरद से 3 साल बड़ा हूं, मैं लड़ रहा हूं, शरद को बोल मेरे तरह तू भी लड़ ले. अरे एज इज अ नंबर. जिद्द पाहिजे, आशीर्वाद तर आहेतच. तो बेटी ने साफ कर दिया कि उम्र तो सिर्फ संख्या है, जज्बा होना चाहिए लड़ाई करने का. और इस बैठक में दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर निशाने भी साधे गए. पुरानी शिकायतें दोहराई गई और गंभीर आरोप भी लगाए गए. अजीत पवार खेमे की तरफ से यह दावा किया गया कि वर्ष 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला चाचा शरद पवार का था और इसके लिए देवेंद्र फडणवीस से पार्टी के सीनियर नेताओं की मौजूदगी में कई दौर की चर्चा हुई थी. लेकिन शरद पवार ऐन मौके पर पलट गए और अजीत पवार को विलेन बना दिया गया. यही नहीं, प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा कि बीजेपी के साथ जाने का फैसला अचानक नहीं लिया हुआ फैसला था, बल्कि इसके लिए पार्टी के कई विधायकों और नेताओं ने शरद पवार से कई बार अपील की थी. यानी जो सियासी तस्वीर आपने देखी, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी कहा था कि वो 3 दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं. अब ऐसी स्थिति में वो फैसला अचानक नहीं लिया गया था और वो ये भी कहा गया था कि राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले और खास करके महाराष्ट्र की सियासत को बखूबी समझने वाले शरद पवार ने उस वक्त ये तैयारी की थी कि बीजेपी को ये पता भी ना चले कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलकर एक महाआघाड़ी बना रही है. और इसलिए बीजेपी को उलझाए रखने के लिए उन्होंने ये चाल चली थी. और प्रफुल्ल पटेल ने इस बात को कहीं ना कहीं इशारों में जता भी दिया कि उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक ये चाहते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में रहा जाए. सुनिए एक बार. 2022 मध्ये जेव्हा महाविकास आघाडीच्या सरकार कोसळणार होता हे नक्की झाला होता. एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सहकारी सुरत, गुवाहाटी, गोवाच्या पर्यटनाला होते. त्यावेळेस महाराष्ट्र विधानसभामध्ये, विधान परिषद मध्ये असलेले आणि मंत्रिमंडळामध्ये काम करणारे एकूण 1 राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी, मंत्रींनी आदरणीय पवार साहेबांच्याकडे जाऊन सांगितलं, विनंती केली की आम्हाला या सरकारमध्ये भाजपा बरोबर सामील करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला विनंती करत आहोत. ही प्रत्येक आमदार जे इथे उपस्थित आहे त्यांना माहित आहे. वैसे प्रफुल्ल पटेल की पहचान ये थी कि वो शरद पवार के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद पात्र माने जाते थे और उनको राजनीतिक गुरु के तौर पर प्रफुल्ल पटेल हमेशा शरद पवार को देखते थे. लेकिन आज तस्वीर बदल गई.
अजीत पवार ने भी शरद पवार के सियासी फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि वर्ष 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी के पास कांग्रेस से ज्यादा विधायक थे, लेकिन फिर भी एनसीपी ने मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को दे दिया। और अगर शरद पवार ने ऐसा नहीं किया होता तो आज महाराष्ट्र में एनसीपी का ही मुख्यमंत्री होता। की आपले 71 आमदार आले, काँग्रेसचे 69 आमदार आले। मी एवढा मला पक्षामध्ये महत्वाचं स्थान नव्हतं, कारण मी छोटा कार्यकर्ता होतो। भुजबळ साहेब, पिचड साहेब, विजयदादा, पदमसिंह पाटील, दिल्लीमध्ये प्रफुल्ल पटेल साहेब, हे सगळे प्रमुख नेते होते। पण 4 खाती जास्त घेऊन, 4 मंत्रीपद जास्त घेऊन आलेली संधी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला उभ्या भारताने बघितलं होतं। संधी आली होती। मी आज तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो, 2023 मध्ये ती संधी मिळाली असती तर आजपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचाच मुख्यमंत्री तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये दिसला असता। सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, शरद पवार के बेहद खासम खास रहे। प्रफुल्ल पटेल ने भी शरद पवार पर कई टिप्पणियां की। हालांकि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही शरद पवार को प्रणाम करके की, लेकिन जल्दी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, यानी कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ना तो रिश्ते और ना ही विचारधारा। और इनके बयान से यह साफ भी हो गया कि शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, लेकिन आज जब जरूरत है तो उन्होंने अपनी विचारधारा और अपनी सोच सब कुछ बदल ली। उन्होंने कहा कि जब एनसीपी शिवसेना के साथ जा सकती है तो फिर भला बीजेपी के साथ जाने में क्या दिक्कत है। आता वैचारिक कोणी म्हणते, वैचारिक भारतीय जनता पार्टी बरोबर एनडीए बरोबर गेले म्हणजे वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद कसले भुजबळ साहेब? ज्या दिवशी महाविकास आघाडी बनली तेव्हा शिवसेना कोणाच्या बरोबर होता? भारतीय जनता पार्टीवर। आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये सर्वात जास्त शरद पवार साहेबांना कोणी शिवाय दिली असेल, कोणी म्हणजे आरोप केले असेल, तो शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरे यांनी केले असेल। आपण वैचारिक म्हणतो, वैचारिक म्हणजे काय? आयडियोलॉजी ना। तो शिवसेनाची आयडियोलॉजी जेव्हा आपण स्वीकारू शकतो, त्यांनी मिठी मारू शकतो, मग आपण भारतीय जनता पार्टीकडे आपण का बघू शकत नाही? आपण जसं आधीच्या वक्त्यांनी सांगितलं, आमचा पक्ष काय आम्ही विकून काही दिला नाही आहे। आम्ही स्वाभिमानानं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून या युतीमध्ये आम्ही भागीदार झालेले आहोत। वैसे ये बात तो हमने पहले भी कई बार आपके बीच में रखी है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट नहीं होता, ना दोस्ती यहाँ पर परमानेंट होती है ना ही दुश्मनी, और राजनीति में सब कुछ सहूलियत के हिसाब से होता है। यानी अजीत खेमे की तरफ से अपने फैसले को जायज ठहराने के लिए ना सिर्फ दलीलें भी दी गई, बल्कि पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की उम्र को लेकर भी उनकी सियासी समझ पर सवाल उठा दिए गए। जवाब में शरद पवार ने भी स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया कि एनसीपी मतलब शरद पवार और पवार मतलब एनसीपी। भतीजे अजीत पवार को लेकर तो शरद पवार पहले ही नाउम्मीदी जाहिर कर चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने उन्हें खोटा सिक्का तक करार दे दिया। शरद पवार ने कहा कि अजीत ने गलती की है और उन्हें इसकी सजा मिलेगी। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते करते शरद पवार का दर्द भी छलक आया। उन्होंने अजीत गुट द्वारा उनकी तस्वीरों के इस्तेमाल पर भी ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि वो लोग मेरी फोटो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? एक तरफ वो मुझे देवता कहते हैं, दूसरी तरफ वो मेरी बात भी नहीं मानते हैं। यही नहीं, भतीजे अजीत पवार की इस बगावत के बाद शरद पवार ने नई पीढ़ी पर दांव आजमाना शुरू कर दिया। इस वक्त जब पार्टी के ज्यादातर सीनियर नेता अजीत कैंप में नजर आ रहे हैं, उसी वक्त शरद पवार ने परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता रोहित को सामने कर दिया। रोहित पवार शरद पवार के सबसे बड़े भाई अप्पा साहब के पोते हैं और इसलिए इस वक्त में वो शरद पवार के सबसे साथ और सबसे करीब खड़े नजर आ रहे हैं। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने इस बगावत और पार्टी की असली रणनीति के बारे में क्या कहा, अब हम आपको वो सुनवाते हैं। पवार साहब का एक ही कहना है कि लोगों के पास जाएंगे, लोगों का विश्वास हम लेंगे और जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी के साथ
लॉयल्टी दिखा के अभी तक है, उन पे विश्वास रख के आगे वाले जो भी इलेक्शन है वो लड़ेंगे। जो एमएलएस थे उनकी संख्या करीब 16 ही रही, क्या वजह रही कि इतनी संख्या बल कम रही, जबकि आम जनता काफी बड़ी संख्या में आई थी? जनरली जो संख्या बल लगता है वो अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हो तब लगता है। यहाँ पे संख्या बल दिखाने का विषय ही नहीं था। जो आमदार आए वो लोगों का सुन के, पवार साहब को देख के, पवार साहब का संघर्ष देख के आए हैं। वहाँ पे जो आमदार गए सभी के सब बहुत एक्साइटेड होके, बहुत खुश होके गए, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा टाइम दो। जैसे पवार साहब महाराष्ट्र में लोगों से मिलेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों का प्यार जब सबको दिखेगा तो धीरे धीरे ये जो सिचुएशन है बहुत बदलती हुई आप सबको दिखने लग जाएगी। और पवार साहब का पहले ही दिन से यही कहना है, लोगों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और लोगों के साथ मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। अजीत पवार ने जो है अध्यक्ष पद पर दावा कर दिया है, जो कि अभी तक शरद पवार साहब हैं, लेकिन अब अजीत पवार ने दावा किया है, क्या कहेंगे इस पर? कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रवादी की बहुत ही अलग है। उन्होंने क्या कहा मैंने नहीं सुना। वो एक बड़े नेता है, उनके बारे में मेरे में रिस्पेक्ट है। तो जब आप एक आध रास्ता जब चुनते हो, एक विचार से जब जाते हो, तो टेम्पररी सत्ता के लिए आप जब विचार बदलते हो तो वो उनका पर्सनल विषय है। हमने जो विचार पवार साहब ने, लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने 6 दिन पहले तक, उन्होंने भी खुद जो 60 साल तक चुना उस विचार के साथ है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टी का है वो अगर किसी ने प्रॉपरली स्टडी किया तो जो भी वक्तव्य वहां पे हुआ या किसी ने भी कहा होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट नहीं है, ऐसा लगता है। अजीत पवार के खेमे के लोग कुछ आने की संभावना है? आगे आगे देखो होता है क्या। यानी दोनों गुटों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस मामले में अजीत पवार अपने चाचा पर भारी पड़ते नजर आए। हालांकि उन्होंने पहले 36 विधायकों के समर्थन का दावा किया था, लेकिन बैठक में 31 विधायक ही पहुंचे थे। हालांकि अजीत पर अपने चाचा के सियासी दांवपेच को काफी अच्छे से जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि शरद पवार सियासत के पके हुए खिलाड़ी हैं और वो इससे पहले भी एनसीपी में बगावत और टूट की कई कोशिशों को अपनी रणनीति के सहारे नाकाम कर चुके हैं। ऐसे में अजीत पवार भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और इसलिए बैठक के तुरंत बाद वो अपने सभी विधायकों के साथ बस में सवार होकर होटल के लिए निकल गए। और माना जा रहा है कि जब तक एनसीपी के इस नेतृत्व संकट का हल नहीं निकल आता तब तक ये विधायक उनकी निगरानी में ही रहेंगे, यानी उनके साथ रहेंगे। महाराष्ट्र में ठीक ऐसे ही हालात हमने पिछले वर्ष भी देखे थे, जब एकनाथ शिंदे शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर पहले सूरत और फिर असम के गुवाहाटी पहुंच गए थे और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की मंजूरी मिलने के बाद ही मुंबई वापस लौटे थे। और अब ऐसा लग रहा है कि वक्त एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है और ये तस्वीरें जो आज हमने देखी वो कुछ यही बता भी रही है कि जो स्थिति 1 वर्ष पहले हमने शिवसेना के साथ देखी थी वही स्थिति फिर से पुनरावृत्ति हो रही है उसी की। और इस बार पार्टी बदली है, इस बार ये पार्टी एनसीपी है। जी न्यूज़।